मेरे सामने विराजमान मेरे समानशील समान व्यसनी मित्रों, हम यहाँ जिस साहित्यकार के बारे में बात करने के लिए आए हैं, क्यों आए हैं? बुद्धिजीवी तो अनेक प्रकार के होते हैं। हर अनुशासन का बुद्धि, हर अनुशासन में निष्णात आदमी बुद्धिजीवी होता है। अर्थशास्त्र के बुद्धिजीवी होते हैं, राजनीति शास्त्र के बुद्धिजीवी होते हैं, दर्शन शास्त्र के बुद्धिजीवी होते हैं। अनेकों जितने डिसिप्लिन्स हैं उन सब के बुद्धिजीवी होते हैं। साहित्यिक बुद्धिजीवी में और बाकी तमाम बुद्धिजीवियों में बुनियादी फ़र्क क्या है? वह क्या चीज़ है जो कि आपको एक साहित्यकार बुद्धिजीवी से ही मिलता है, अन्य बुद्धिजीवियों से नहीं? ये संभव है। अमर्त्य सेन बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, बड़े भारी इंटेलेक्चुअल भी हैं। हो सकता है आपने उनका कुछ न पढ़ा हो, लेकिन संभवतः यदि आपने जिनकी रचनाओं के इतने चाव से आप पढ़ते रहे हैं, कहानी, उपन्यास, उनके बारे में आप सुनना चाहते हैं, उनके बारे में बात करना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? वह क्या चीज़ है जो कि एक साहित्यकार बुद्धिजीवी ही आपको दे सकता है? आपकी जिन चिंताओं का, जिन सरोकारों का सबसे जोरदार साझा एक साहित्यकार बुद्धिजीवी ही कर सकता है, ऐसा आपको लगता है। इसलिए आपको उससे कुछ अलग किस्म की उम्मीद होती है। वो क्या उम्मीद है? क्या है उसका? क्या चीज़ है? अब निर्मल वर्मा हमारे आज की बातचीत के केंद्र हैं, तो वह क्या चीज़ है? आपने सबने उनके उपन्यास पढ़े हैं, कहानियाँ पढ़ी हैं, लेकिन उन्होंने जो निबंध लिखे हैं जिनमें उनकी इस देश, इस समाज, इस संस्कृति, बल्कि विश्व संस्कृति की भी चिंताएं शामिल हैं, वह क्या है? उसमें ऐसा क्या है जो आपको दूसरे बुद्धिजीवी नहीं दे सकते? जो एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं उन समाजों के, अर्थशास्त्री या राजनीतिक या दार्शनिक पक्षों के, उनसे अलग एक साहित्यकार बुद्धिजीवी से आपकी क्या ऐसी प्रत्याशा होती है जिनको कि वही पूरी कर सकता, दूसरे नहीं? ये प्रश्न अगर आपके मन में नहीं है तो फिर इससे जुड़ी हुई जिज्ञासा नहीं है, कौतूहल नहीं है, तो फिर ऐसे आयोजनों का कोई अपने आप में बहुत महत्व नहीं है। मैं यह मान कर चल रहा हूँ कि आपको न केवल कथाकार, उपन्यासकार निर्मल वर्मा में, बल्कि उनके नैबंधिक कृतित्व में जो पूरी वैश्विक बिरादरी की आज की जो उलझने हैं, जो समस्याएं हैं, जो पीड़ाएं हैं, उनकी तस्वीर, सच्ची सही तस्वीर आपको चाहिए। तो वो क्या है जिसके कारण
आप उनकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, उनके बारे में बात करना चाहते हैं। मैं जिस विषय से आरंभ करना चाहता हूँ, मैं भारतीय समाज के खरे बुद्धिजीवी निर्मल वर्मा, भारतीय समाज के खरी बुद्धिजीवी। क्या मतलब है इसका, ये तो बातों से आगे स्पष्ट हो ही जाएगा, लेकिन आपकी क्या प्रत्याशा है, आप क्या चाहते हैं, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या सुनना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। और जो मैं कहने जा रहा हूँ, जो मैं सोचता हूँ कि मैं कहूँगा, उसका रिश्ता इसी प्रश्नाकुलता से है कि वो क्या चीज़ है जो कि एक साहित्यकार अन्य बुद्धिजीवियों की अपेक्षा, अन्य बुद्धिजीवियों की तुलना में एक साहित्यकार बुद्धिजीवी से आपकी जो अपेक्षा बनती है, वो क्या है, क्यों है। और निर्मल वर्मा आपकी जो कसौटी है, जो प्रत्याशा है, जो एक्सपेक्टेशंस हैं आपके, उस पर कितने खरे उतरते हैं, ये आप स्वयं अपने अध्ययन से जानते होंगे। आपकी ही तरह मैंने भी न केवल उनके कथा साहित्य बल्कि उनका जो निबंधिक कृतित्व है, निबंध उनका ज़्यादातर हमारे आज के जो सबसे महत्वपूर्ण आलोचना, उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। ये अब आज कोई नहीं कहेगा कि साहब आप आलोचक हैं तो आपको ग्रंथ ही लिखना चाहिए, थीसिस की तरह। निबंध अपने आप में पर्याप्त सशक्त माध्यम है एक लेखक बुद्धिजीवी के समूचे चिंतन को प्रकट करने का, अभिव्यक्त करने का। आखिर वही सवाल जो मैं फिर पूछता हूँ कि क्यों आप अन्य बुद्धिजीवी, अन्य विशेषज्ञ क्षेत्रों के बुद्धिजीवियों की अपेक्षा एक साहित्यकार बुद्धिजीवी को क्यों सुनना चाहते हैं। क्या अपेक्षा है आपकी जो कि वही पूरी कर सकता है, अर्थशास्त्री बुद्धिजीवी नहीं कर सकता है, वैज्ञानिक बुद्धिजीवी नहीं कर सकता है, मैनेजमेंट का बुद्धिजीवी नहीं कर सकता है। ये सब अलग अलग विशेषज्ञताएं हैं, इनकी एक परिधि है, इनकी एक सीमा है। वो क्या चीज़ है जो सिर्फ एक साहित्यकार बुद्धिजीवी की बातें सुनने के लिए आपको प्रोत्साहित करती हैं। मित्रों, मैं कोई बड़ी अजीबोगरीब चीज़ आपके सामने पेश नहीं कर रहा हूँ। जो कॉमन सेंस, आपका विशुद्ध जो सहज मात्रा ज्ञान है, उसके आधार पर मैं ये कह रहा हूँ कि साहित्यकार बुद्धिजीवी और दूसरे विशेषज्ञ बुद्धिजीवियों के बीच में फ़र्क क्या है। मनुष्य 3 आयामों में जीता है। एक आयाम है उसका ऐन्द्रिक, सेंसुअस डायमेंशन, ये भी ज्ञान का एक स्रोत है, आपका ऐन्द्रिक अनुभव, ऐन्द्रिक जो सत्ता है मनुष्य की वो। और दूसरी भाविक, इमोशनल, जो बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर हम ध्यान नहीं देते। आपने देखा होगा कि बड़े तेज तर्रार लोग होते हैं, बड़े स्मार्ट, अपनी परीक्षाओं में भी और अपने कैरियर में भी वो इस विषय के अपनी विशेषज्ञता का वो मनवा लेते हैं। लेकिन साहित्यकार जो है वो जो 3 डायमेंशनल मैन है, ऐन्द्रिक, भाविक और बौद्धिक, तीनों की खबर रखता है। तीनों को संयुक्त रूप में, एकीकृत रूप में, जीवन की समस्या कोई अलग अलग इस तरह से वो करने वाली नहीं है। वो तो ऐन्द्रिक, भाविक और बौद्धिक तीनों आयामों में कार्यरत जो मनुष्य है, तीनों आयामों में समान संशक्ति के साथ जीने वाला, सोचने वाला, भोगने वाला, विचारने वाला,
वो है। तो ये बुद्धिजीवी जो है, साहित्य का बुद्धिजीवी, ये तीनों आयामों की तरफ से अविभक्त, तीनों आयामों की तरफ से संपूर्ण मनुष्य जो है अपने ऐन्द्रिक, मानसिक, हार्दिक और बौद्धिक तीनों आयामों। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग होते हैं, बहुत पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ होते हैं, बुद्धि से ही बड़े तेज़ होते हैं, इमोशनली मैच्योर नहीं होते। वो इमोशनल मैच्योरिटी ज़्यादा कठिन बात है, ज़्यादा बड़ी बात है। तो साहित्यकार से आप विशेष रूप से ये उम्मीद करते हैं कि उसकी जो बातें होंगी, जो उसका बुद्धिजीवीपन है, उसकी इंटेलेक्चुअल इम्पोर्टेंस है, वो इसलिए अन्य क्षेत्रों के बुद्धिजीवियों से अलग है कि वो पूरे का प्रतिनिधित्व, मनुष्य की समूची सत्ता का, हार्दिक, बौद्धिक, ऐन्द्रिक, उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो मैं भारतीय समाज के खरे बुद्धिजीवी के रूप में निर्मल वर्मा के बारे में आपको संबोधित करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब ने पढ़ा है। मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपने न केवल उनके कथा साहित्य को, बल्कि उनके अत्यंत महत्वपूर्ण निबंधिक कृतित्व को भी, उनके निबंधों को भी उतने ही मनोयोग से, रुचि से पढ़ा होगा। अब हमारी पीढ़ी के लेखकों के लिए, जिन्होंने कि स्वातंत्र्योत्तर भारत के हिंदी साहित्यिक परिवेश में एक दूसरे से निहायत बेमेल और विसंगत दो दौर एक के बाद एक देखे भुगते हैं। एक दौर तो बड़े सच्चे, तगड़े, सृजनात्मक उन्मेष और वैचारिक तेजस्विता का दौर, और फिर दूसरा दौर आया जो सृजन और चिंतन दोनों ही स्तरों पर एक अजीब सी एकरसता, ठहराव, पठारीपन का, दोनों दौर देखे हैं आपने। तो आपके लिए निर्मल वर्मा नामक ये जो कृति व्यक्तित्व है, साहित्यकार व्यक्तित्व है, वो आपके बीच में था, एक समूची अर्धशती के आर पार सक्रिय था, आखिरी दम तक, जो कि उसी अक्षुण्ण अंतर्निष्ठा के साथ अपने कलाकारत्व को, और उस कलाकारत्व से जिसको अलग नहीं कर सकते हैं, एक भारतीय बुद्धिजीवी होने की जिम्मेदारी को निभाते हुए सक्रिय होने का क्या मतलब होता है, ये उनके जीते जी जितना स्पष्ट था, उससे कहीं अधिक तीखेपन के साथ अब उजागर हो रहा है उनके तिरोभाव के बाद। क्या था वो अर्थ मित्रों? यूँ तो किसी भी समाज, किसी भी परिवेश में, किंतु खास तौर पर आज के भारतीय समाज, आज के सांस्कृतिक परिवेश में लेखक होने का, वो भी हिंदी का लेखक होने का क्या मतलब है, या कि क्या मतलब होना चाहिए, इसका सचमुच प्रत्यक्ष ऑब्जेक्ट लेसन, वस्तु पाठ बन कर के दिखा देना, ये है अर्थ। मुझे याद है अज्ञेय ने कभी गांधी जी से मिली हुई एक सीख को रेखांकित करते हुए कहा था, ये गांधी जी की बात थी जिससे कि अज्ञेय ने सीखा था। अज्ञेय ने बताया था, अज्ञेय के शब्दों में, कि बौद्धिक स्वातंत्र्य का दावा केवल शुद्ध राजनीतिक दावा नहीं है, बल्कि हमें उसे राजनीतिक दावा बनने भी नहीं देना चाहिए। बौद्धिक को, खास तौर पर सृजनशील कलाकार को, केवल राजनीतिक स्वतंत्रता का दावा न करके कला जगत की, क्रिएटिव दुनिया की स्वायत्तता का दावा करना है। जो दावा और जिस दावे के लिए किया गया संघर्ष अपने आप ही राजनीति से बड़ा, बहुत बड़ा हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसका जैसा तीखा बोध
जैसा युक्ति युक्त विश्लेषण और मर्मस्पर्शी बखान हमें निर्मल की आवाज़ में, निर्मल वर्मा के निबंधों में मिलता है, वैसा अज्ञेय के परवर्ती लेखकों में विजय देवनारायण शाही को छोड़ करके शायद ही और किसी में मिले। ये मेरा अपना अनुभव है। मुझे याद है लेखक की स्वतंत्रता पर एक आयोजन हुआ था साहित्य अकादमी में, जिसमें मैं भी था। वहाँ बोलते हुए निर्मल वर्मा ने स्वयं अपनी लेखक बिरादरी के आत्महीन आचरण का हवाला देते हुए हमारी लेखक बिरादरी के अंतःकरण को झिझोड़ देने वाला कुछ बड़े असुविधाजनक सवाल उठाए थे निर्मल जी ने। मैं साक्षी में था, वहाँ पर सुना मैंने। मुझे खुशी होती, निर्मल वर्मा ने कहा उस गोष्ठी में, मुझे बड़ी खुशी होती यदि अकादमी इस विषय पर संवाद गोष्ठी 20 बरस पहले ही आयोजित कर लेती, जब हम आपातकाल, जब इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने, उसकी कठिन घड़ी से गुजर रहे थे। हमने देखा कि दिनमान जैसी गौरवशाली पत्रिका के पन्नों को पलटने पे आश्चर्य होता था कि उसके संपादकीय लेखों पर तक कहीं उन दुर्दिनों की छाया तक नहीं दिखाई देती। आक्रोश या विरोध की तो बात ही दूर। निर्मल जी जानते थे कि स्वतंत्रता का मूल्य संकट काल में ही पहचाना जाता है, और इस मामले में ज़्यादातर हमारे लेखक कहलाने वाले लोगों की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। इसी संदर्भ में उन्होंने, मुझे याद है, खुशवंत सिंह सरीखे अंग्रेजी में लिखने वाले लेखक पत्रकार की मानसिकता के अंतर विरोध को उघाड़ा था। आपातकाल पर एक परिचर्चा हुई थी ना, तो उसमें खुशवंत सिंह ने कहा था कि वो इमरजेंसी के तो समर्थक थे लेकिन सेंसरशिप के विरोध में थे। यही बात जब खुशवंत सिंह ने आपातकाल समाप्त होने पर इंदिरा गांधी से कही, तो इंदिरा गांधी ने आश्चर्यचकित होकर के कहा, क्या एक को दूसरे से अलग किया जा सकता है? इमरजेंसी को और सेंसरशिप के एक से अलग किया जा सकता है? सोचिए आप। ये वो दुर्लभ क्षण था जब इंदिरा गांधी ने एक बिल्कुल सही बात उठाई थी। ये अंतर्विरोध तो है ही। मित्रों, हम सभी, आप भी हम भी उन दिनों के साक्षी हैं जब हमने न केवल राजधानी दिल्ली में बल्कि भोपाल सरीखे हिंदी प्रदेश की अन्य राजधानियों में भी बड़ी बड़ी बातें करने वाले लेखकों, बुद्धिजीवियों को घनघोर आत्म प्रवंचना और आत्महीन आचरण में लिप्त देखा। निर्मल जी तो बड़ी भारतीय ही क्यों, विश्व चेतस संवेदना और बुद्धि वाले लेखक थे। वे स्वयं अपने देश और काल की विडंबनाओं को बहुत अच्छी तरह जानते और देखते थे, कह भी सकते थे। वे जानते थे कि 20वीं सदी में जो ह्यूमन वैल्यूज़, जो मानव मूल्य सबसे अधिक घायल हुआ, वह वैचारिक स्वतंत्रता का मूल्य था, और वह भी तथाकथित तीसरी दुनिया के पिछड़े हुए देशों में नहीं, बल्कि सारी दुनिया को अपने प्रगति के रथ में जोतने का दावा करने वाले तथाकथित डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देश, विकसित यूरोप में। निर्मल जी की बात सुनिए। निर्मल जी कहते हैं, ये उनका उद्धरण दे रहा हूँ मैं, मार्क्स से लेकर सार्त्र तक, निर्मल वर्मा कहते हैं, अनेकानेक स्वनामधन्य बुद्धिजीवियों ने न जाने कितने दार्शनिक सिद्धांत, ऐतिहासिक फार्मूले, समाजशास्त्री स्थापनाएं खोजी थीं, सिर्फ ये प्रमाणित करने को कि व्यक्ति की स्वतंत्रता एक गए गुजरे ज़माने का जूठन भर है, अवशेष भर है, जिसे सिर्फ इतिहास के कूड़ेदान में फेंका जा सकता है। ये निर्मल वर्मा का वाक्य है। इससे भी शोचनीय विडंबना वह है, पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं, शायद पढ़ा हो, न पढ़ा हो तो आप पढ़िए। इससे भी शोचनीय विडंबना यह है कि जिसे मिलान कुंदेरा ने अपने लाइफ इज़ एल्सवेयर नामक उपन्यास में रेखांकित किया है।
क्या है वो विडंबना? स्वयं कवियों और साहित्यकारों का इस जाल में फंस जाना और इस प्रकार अंततः एक मानवद्रोही षड्यंत्र में जाने अनजाने भागीदार बन जाना। निर्मल वर्मा भी अपने ढंग से इस दुर्घटना को दर्ज करते हैं और अपने समान धर्माओं को चेताते हैं। कहते हैं, जहाँ तक व्यक्ति की वैचारिक स्वतंत्रता का सवाल है, उसकी मृत्यु की घोषणा तानाशाही अधिनायकों और वामपंथी बुद्धिजीवियों ने समवेत स्वर में की थी, जिसमें एक को दूसरे से अलग करके पहचानना असंभव था। वह फासिज्म हो या सोवियत कम्युनिज्म हो, उसको हमेशा कहीं न कहीं किसी न किसी बुद्धिजीवी से समर्थन प्राप्त होता रहता था। सबसे महत्व की बात मित्रों, सबसे महत्व की बात, जिसकी पहचान के कारण निर्मल वर्मा न केवल अधिकांश यूरोपीय बुद्धिजीवियों से बल्कि आज के हिंदुस्तान में सक्रिय ज़्यादातर परोपजीवी बुद्धि के बुद्धिजीवियों से, जिसे उन्होंने स्वयं ही मानसिक गुलामी के शब्दकोश से परिचालित बताया है। मानसिक गुलामी के शब्दकोश से परिचालित। कितना प्रेग्नेंट फ्रेज है, कितना तगड़ा फ्रेज है ये, मानसिक गुलामी के शब्दकोश से परिचालित। इसको पहचान के कारण ने ही निर्मल ज़्यादातर ऐसे यूरोपीय बुद्धिजीवियों से नहीं बल्कि आज के हिंदुस्तान के अधिकांश पैरासाइटिकल परोपजीवी बुद्धि के बुद्धिजीवियों से अलग खड़े दिखाई देते हैं। वो क्या है? वो स्वतंत्रता की उनकी अपनी मौलिक समझबूझ है, जो कि राजनीति और इतिहास दोनों को अपनी अपनी जगह वाजिब महत्व देती है, लेकिन दोनों को लाग जाती है, दोनों को उनसे बंधती नहीं है, दोनों को अतिक्रांत करती है। आखिर एक साहित्यकार बुद्धिजीवी बोल रहा है, कोई पॉलिटिकल या इकोनॉमिक बुद्धिजीवी नहीं बोल रहा है। साहित्य तो समूचे मनुष्य को साथ लेके चलता है ना, जैसा मैंने कहा, संवेदनात्मक, भाविक और बौद्धिक, तीनों आयामों को। ये उसके जीने की शर्त है। ये आप जानते हैं, पूर्वी यूरोप के सुदीर्घ प्रवास उन्होंने किया था। उसके सघन अनुभव से, वहाँ के श्रेष्ठतम लेखकों के कृतित्व से घनिष्ठ परिचय के बूते भी निर्मल जी जानते हैं कि मनुष्य कितने ही बंधे सीमाबद्ध समाज में क्यों न रहे, भीतर से वह संपूर्ण रूप से स्वतंत्र रह सकता है। देखा था उन्होंने। ऐसे वातावरण में जीने रचने वाले लेखकों को मेरी मुलाकात हुई जब मैं गया था वहाँ प्राग में। मैंने वहाँ सवाल उठाया कि उन्होंने, किसी ने मुझसे पूछा कि भाई आप चेक लेखकों के कथाकृतित्व से इतने परिचित कैसे हैं, आप तो बहुत पढ़ा है आपने। मैंने कहा इसका सारा श्रेय निर्मल वर्मा को है। ये गोष्ठी आपने बुलाई है उसके लाइब्रेरी के बात करने के लिए, लेकिन मेरे को आपको समूची लाइब्रेरी में कहीं भी निर्मल वर्मा का कोई जिक्र नहीं दिखाई दिया। ये क्या है? निर्मल वर्मा के कारण मैं जानता हूँ चेक साहित्य क्या है, और उनका कोई वो नहीं है। तो वो लोग बड़े दुखी हुए। उन्होंने आपने कहा भी कि हाँ, हम इस बात के लिए बड़ा आप हमारे ध्यान में ले आए, इसको हम इसका ध्यान रखेंगे और इसका इलाज करेंगे। तो मित्रों, निर्मल जी इस तथ्य से भी अच्छी तरह परिचित है कि वो कहते हैं कि मनुष्य कितने ही बंधे सीमा समाज में क्यों न रहे, भीतर से वह संपूर्ण रूप से स्वतंत्र रह सकता है। ये खाली यूं ही नहीं कह दिया उन्होंने। चेकोस्लोवाकिया में कितने बरस रहे वो, बहुत बरस रहे। और कैसी वो सोसाइटी थी, क्या वहाँ की क्या चल रहा था, और लेखक किस तरह से परिस्थितियों में जी रहा था, जिसकी भारतीय लेखक कल्पना भी नहीं कर सकते।
और ऐसे परिवेश में रहते हुए उन्होंने वही लिखा जो अच्छी से अच्छी परिस्थिति में भी लिख सकते हो। कितना मनोबल चाहिए, कितनी बड़ी, कितना करेज, कितनी वो फ्री, स्वतंत्र रहने की शक्ति। निर्मल जी इस तथ्य से भी अवगत है कि दो स्वतंत्रता है, एक तो परम स्वतंत्रता और एक सामाजिक स्वतंत्रता। तो हर व्यक्ति अपने भीतर दो स्वतंत्रताओं को लेकर के जीता है, परम स्वतंत्रता और समाज सापेक्ष स्वतंत्रता। ये एक दुई है, ड्युअलिटी है, जिस लाचारी का एक काला पहलू भी है और एक उजला पहलू भी है। काला पहलू जिसके प्रति हमारे अधिकतर बुद्धिजीवी जानते बूझते अंधे बने रहने को अभिशप्त हैं, वो निर्मल जी के शब्दों में ये है कि स्वप्न भले हर क्रांति का समाज सापेक्ष स्वतंत्रता को परम स्वतंत्रता में बदलने का रहा हो, पर ट्रेजेडी ये है कि जब वह अपने लक्ष्य में सफल हो जाती है तो परम व आदर्श किसी नए समाज के प्रति सापेक्ष हो जाता है, नहीं रह जाता वो असली एब्सोल्यूट स्वतंत्रता वाला। कालांतर में मनुष्य की स्वतंत्रता उसके द्वारा सीमित होने लगती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन दोनों इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। क्यों होता है ऐसा? इस बात पर सिर्फ निर्मल जी गहरा सोचने का प्रमाण उन्होंने अपने लेखन में दिया। इस मोहभंग से उपजने वाला जो नकारवाद है या प्रतिक्रियावाद है, क्या इलाज है उसका? उसका इलाज है उस दूसरे उजले पक्ष में। निर्मल जी के ही शब्द कोट करूं मैं, वे कहते हैं किंतु इसका एक उजला पक्ष भी है। परम स्वतंत्रता का लक्ष्य भले ही बाह्य जगत में चरितार्थ न हो पाए या निरंतर सस्पेंड होता जाए, स्थगित होता जाए, लेकिन मनुष्य की अंतर्भावना में वो लगातार रहता है। भीतर के अंतरिक्ष में वो उतना ही प्रकाशवान होता है जितना कि इतिहास क्षितिज के परे उज्ज्वल बना रहता है। अब आप पूछेंगे क्यों, कैसे? भारतीय मनीषा जो है वो इस प्रश्न का अपनी तरह से सामना करती है, अपने ही ढंग से उसका समाधान भी ढूंढती है। निर्मल वर्मा उस परंपरा के प्रति अपने विकास क्रम में आप देखेंगे, देखा ही होगा आपने, ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु और संवेदनशील होते गए हैं। उनके निबंधों की जो इंटरनल एविडेंस है, आंतरिक साक्ष्य है, उसको आप देखिए। कहने की अलग से कहने की ज़रूरत ही नहीं है, वो बोलता है आंतरिक साक्ष्य। वे मूलतः कलाकार हैं, इसलिए कला की स्वायत्त गरिमा को वे, अगर कला की स्वायत्त गरिमा नहीं है तो मतलब क्या है भैया? इतने सारे विषय हैं, इतने सारे डिसिप्लिन्स हैं, तो कला की क्या ज़रूरत है? क्या कोई ख़ास बात है उसमें? तो कला की स्वायत्त गरिमा को लेकर वे किसी भी राजनीति को समर्पित कर देने के सर्वथा विरुद्ध हैं। उसी तरह किसी धर्म प्रतिष्ठान या दार्शनिक प्रतिष्ठान की विचारधारा में भी इस स्वतंत्रता का अर्थ खोजने से परहेज करते हैं। वो बहुत सही करते हैं। यह आप ज़्यादातर लेखकों के बारे में नहीं बोल सकते। ये बात कितना ज़रूरी है यह भारतीय विवेक, यह विवेक एक भारतीय लेखक के लिए। आप उनके उपन्यास कहानियों में ही नहीं, निबंधों में इस्तेमाल की गई शब्दावली से भी परख सकते हैं। हमारे एक पश्चिम के बहुत बड़े कवि हो गए W.B. येट्स, जिन पर मैंने रिसर्च की है, उन्होंने एक आलोचना का नुक्ता उठाया भारत के बारे में कि भारत के पास हर संकट को भुला देने वाला आध्यात्मिक समाधान है और इसी कारण भारत ट्रेजेडी को नहीं जानता है या उसकी उपेक्षा करता है। खैर, इसका हमने अलग से जवाब दिया है, लेकिन ये कहा है उन्होंने। तो निर्मल वर्मा या उनसे भी पहले अज्ञेय सरीखे हमारे लेखक कलाकार इस आलोचना से सहमत हैं
या न हो ऐसी बात तो नहीं है, किंतु वे अनुभूति और उसकी अभिव्यक्ति के धरातल पर इस प्रतीति को जानते ज़रूर हैं, उससे संवेदित भी हैं, उसमें कुछ सत्य का पक्ष भी है। परिस्थिति और संस्कृति के संबंध को नए सिरे से परिभाषित, मूल्यांकित करने को प्रेरित होते हैं वे लोग, जैसे अज्ञेय प्रेरित हुए, से निर्मल वर्मा भी प्रेरित हुए। परंपरा उनके लिए कोई पोटली बांध कर रखा हुआ नाश्ता नहीं है, पाथे नहीं है, बल्कि कलाकार के जोखिम भरे आत्मान्वेषण और सत्यान्वेषण की प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है, जिसे उन्हें खोजना है, कमाना है। वे अच्छी तरह पहचानते हैं इस तथ्य को कि परम स्वतंत्रता, एब्सोल्यूट लिबर्टी के मूल्य की उनकी अनुभूति उनके पश्चिमी समान धर्म की अवधारणा से अलग तो होगी ही, और यह उनकी भारतीय परंपरा से जुड़े होने के कारण ही उनका अनिवार्य दायित्व बन जाता है कि स्वतंत्रता के मूल्य की उनकी खोज, पहचान, अभिव्यक्ति ऐसी हो जिसकी मौलिकता में भी भारतीय परंपरा की अनुगूंज सुनाई दे। वह यूरोपीय अनुभव और अभिव्यक्ति की गूंज उठा करके उसकी नकल करके संतुष्ट न हो जाए, बल्कि अपने स्वर से यह प्रतीति, यह विश्वास हमारे मन में जगाए कि जीवन और मृत्यु के स्वाद को जानने और बताने की यह हमारी तैयारी है, कि इस तरह की चराचर संवेदी मानसिकता को भारत ने बनाया है। मित्रों, मानववाद का कोई अभाव नहीं है हमारे चिंतन में। मानव, हमें साफ ही कहा गया है हमारे यहाँ कि मनुष्य जो है वो सृष्टि का सबसे ऊपर स्वचेतन, आत्मचेतन सदस्य है, लेकिन वह मानववाद नहीं है, वो चराचरवाद से निकला हुआ मानववाद है। अब ये परंपरा वाक आधारित परंपरा है, जिसमें स्वयं धर्म और संस्कृति का ही प्रवर्तन कविता के माध्यम से, वाक के माध्यम से हुआ। मैं जब एक व्याख्यान माला के सिलसिले में इंग्लैंड गया था, तो अंतिम व्याख्यान के दिन जो चेयर पर थी कैथलीन रेन, उन्होंने बड़ी ज़ोरदार बात कही, मैं चौंक गया। बात सही है वो, लेकिन इस तरह से कोई हमारे यहाँ नहीं कहता उसको। उन्होंने कहा कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ धर्म का प्रवर्तन भी कविता के माध्यम से हुआ है। यह सृष्टि उस देवता का काव्य है, साफ घोषित किया गया है जहाँ। तो ऐसे संस्कृति में साहित्यकार से, यानी जो वाक शक्ति का सबसे प्रत्यक्ष अधिष्ठान है, माध्यम है, उससे समाज की कुछ अपेक्षा होगी कि नहीं होगी? स्वाभाविक कि वो इस मुक्ति नाम के मूल्य को हर नई चुनौती के सामने, हर परिस्थिति में, हर युग में नए सिरे से डिफाइन करेगा, नए सिरे से अर्न करेगा, अर्जित करेगा और चरितार्थ करने का रास्ता दिखाएगा। तब सवाल उठता है कि क्या आज के भारतीय बुद्धिजीवी इस जिम्मेदारी को वहन कर पा रहे हैं? अब यहाँ निर्मल वर्मा ने परम स्वतंत्रता के आदर्श का जो दूसरा उजरा पक्ष प्रस्तुत किया था, उसके बारे में आगे चलकर वे कला या साहित्य के संदर्भ को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हर संवेदनशील उसे अनुभव करता है, यानी हमारे भीतर जो परम स्वतंत्रता, पारमार्थिक मुक्ति की प्यास है, उसको अनुभव करता है हर मनुष्य अंत में। लेकिन एक लेखक अपनी कल्पना शक्ति से काल और स्पेस, टाइम और स्पेस की सीमाओं का अतिक्रमण करके उसे एक ऐसे यथार्थ में अभिव्यक्त करता है जो उसका दूसरा जीवन है, जिसे हम कला कहते हैं। एक दूसरा जीवन है जो कला के माध्यम से ही जन्म ले सकता है। गौर कीजिए मित्रों,
ये हिंदी के एक आधुनिक और विश्व चेतस लेखक द्वारा साहित्य या कला के मुक्ति मूल्य, स्वातंत्र्य मूल्य की परिभाषा, नई परिभाषा है, जो कि पुरानी परिभाषा, संन्यास वाली परिभाषा, मोक्ष वाली जो पारमार्थिक अवधारणा से अलग अपना स्वायत्त और स्वतंत्र अर्थ रच रही है। लेकिन ये अर्थ तथा कथित सेकुलर या लोकायतिक दृष्टि का प्रिजनर नहीं है। उसका जुड़ाव उस पारमार्थिक, चराचरवादी, चराचर संवेदी आत्मदर्शन या विश्व दर्शन से ही है। कैसे? ये देखने के लिए हमें निर्मल वर्मा के साथ कुछ दूरी और तय करनी पड़ेगी। उन्हें उन्हीं की जो मौलिक चिंता है, उद्विग्नता है, उसी के मुहावरे में समझना पड़ेगा, उसी में पकड़ना पड़ेगा, उस मानसिक गुलामी के शब्दकोश में नहीं, जिसका सबसे पहला भंडाफोड़ स्वयं निर्मल वर्मा ने किया था। मित्रों, आप सब जानते हैं, हम स्पेशलाइजेशन के अतिबुद्धिवादी युग में रह रहे हैं, जहाँ हर अनुशासन के अपने दावे हैं। सारी दुनिया का कंसेप्चुअल कंट्रोल, सारे विश्व के अवधारणात्मक वशीकरण का और ज्ञान तथा सूचना के फर्क को ही मिटा देने वाला। किसी ने लिखा है, ये सिर्फ दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में है कि एक मामूली आदमी तक ज्ञान शब्द सुनकर के ज्ञान का अर्थ आत्मज्ञान ही समझता है, और कहीं नहीं है। ये सच्ची बात, फैक्ट। लेकिन जो हवा बह रही है, जो आज की जो ग्लोबल संस्कृति जिसे आप कहते हैं, यहाँ क्या ज्ञान का आत्मज्ञान से वैसा जड़ का संबंध है? ज्ञान आत्मज्ञान से बिल्कुल ही अनरिलेटेड, असंबद्ध ज्ञान कहलाता है। आत्मज्ञान से कुछ लेना देना नहीं उसको। आत्मज्ञान कहते ही मजाकिया हंसी की लहर दोस्तों के चेहरे पर आ जाती है। आत्मज्ञान परिहास का विषय है उनके लिए। ऐसे में कला या साहित्य का जो ज्ञान मूल्य है, जो मैं शुरुआत में ही मैंने कहा था कि आप क्यों एक साहित्यकार को सुनना चाहते हैं, क्यों एक साहित्यकार को आप बुला रहे हैं ऐसे जगह में, ऐसे संदर्भ में जहाँ आप अलग अलग विषयों के इंटेलेक्चुअल्स को बुलाते हैं, तो साहित्य का कार को क्यों बुला रहे हैं? निश्चय ही आप इस बात को जानते हैं कि वो उसका इंटेलेक्चुअल होना एक दूसरी तरह का इंटेलेक्चुअल होना है, जो कि बहुत ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है जितना दूसरे डिसिप्लिन वालों का, शायद उससे भी ज़्यादा ज़रूरी। उससे आपको विशेष अपेक्षा है। निर्मल जी के शब्दों में सुनिए इस डिफरेंस को। वे कहते हैं, इतिहास, अर्थशास्त्र, दर्शन मनुष्य को अलग अलग अवधारणात्मक कोटियों में, कॉन्सेप्चुअल कैटेगरीज में बांट देते हैं, उसी में डिफाइन करते हैं उसको। जबकि कला में मनुष्य अपने को समग्रता में परिभाषित करता है, जहाँ से मैंने बात शुरू की थी। ये वो तभी कर सकता है जब दूसरे तक पहुँचने में उसे पूरी छूट हो। साफ तौर पर निर्मल वर्मा के लिए कला संप्रेषण धर्मी है, दूसरे तक पहुंचकर ही वो सार्थक होती है। अज्ञेय और उनका दृष्टिकोण लगभग समान है, लगभग, इसलिए कि उनके एम्फेसिस, बलाघात एक जैसे नहीं है। अज्ञेय वैज्ञानिक या दार्शनिक को उनके अपने अनुशासनों के भीतर बैठकर भी देख सकते थे। निर्मल वैसा नहीं कर सकते, न वैसा करना चाहते। लेकिन साहित्य की जो स्वायत्त गरिमा है, उसकी रक्षा करते हुए संवाद की ज़रूरत पर दोनों ने समान बल दिया है। निर्मल की इस बात को आप अज्ञेय के खाते में भी डाल सकते हैं कि लिखने की स्वतंत्रता
समाज के भीतर ऐसी संवाद की संभावना खोलती है जो कि किसी बाहरी दबाव से परिचालित नहीं होकर के स्वयं मनुष्य के आत्मबोध, वही आत्मज्ञान वाली बात, स्वयं मनुष्य के आत्मबोध, ये निर्मल वर्मा कह रहे हैं। तो ये मनुष्य का आत्मबोध क्या है, इसे लेकर के दोनों का अनुभव और नज़रिया थोड़ा भिन्न भी हो सकता है ही। यहाँ हम तुलना करने नहीं बैठे हैं निर्मल वर्मा और अज्ञे की। प्रयोजन हमारा है निर्मल वर्मा का जो स्वतंत्रता विमर्श है उसके आधार को, उसके महत्व को भी यथा तथ्य समझने का, मूल्यांकित करने का। गौर करने की बात यह है कि निर्मल भाषा की साधन रूपता को ही नहीं, साध्य रूपता को भी लक्षित करते हैं। लैंग्वेज इज नॉट जस्ट ए मीन्स टू एन एंड, इट इज एन एंड इन इटसेल्फ। कैसे? साहित्यकार जानता है इस बात को। भाषा का जो सारी, ये कोई रहस्यवाद नहीं है, रोज़मर्रा के हर क्षण के अनुभव का। लिखने से पहले कई महान साहित्यकारों ने इस बात को कहा है, भारत के भी, कि लिखने से पहले मैं नहीं जानता कि मैं क्या कहूँगा। क्या मतलब? आप लिखने की प्रोसेस में सिर्फ आपका वेदन तंत्र ही काम नहीं कर रहा है, भाषा का जो वेदन तंत्र है हजारों लाखों वर्षों में जो विकसित हुआ है वो उसके भीतर है, उसकी और आपके वेदन तंत्र की टकराहट हो रही है, तब बात निकलती है। आप खुद पहले से नहीं जान सकते कि आप क्या कहें। भाषा में आप काम करते हैं तब वो भाषा भी बोलती है, आप सिर्फ आप नहीं बोलते। भाषा में जो कलेक्टिव विजडम है, कलेक्टिव सामूहिक जो उसमें संचित है संस्कार, वो भी बोलता है। गौरतलब बात है कि निर्मल भाषा की साधन रूपता को ही नहीं, साध्य रूपता को भी बराबर लक्षित करते हैं। भाषा द्वारा संप्रेषण होता है, इस मानी में वो साधन है, किंतु भाषा मनुष्यत्व की पहचान भी है, जिसमें उसकी स्वतंत्रता वास करती है। इस अर्थ में वो खाली साधन भी नहीं है, साध्य भी है। ये बहुत ज़रूरी विवेक है। आपने सुना होगा, बड़ा प्रसिद्ध फ्रेज है तिलक का, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तात्कालिक रूप से ये कथन राजनीतिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ था, लेकिन मूलतः वो क्या है? अस्तित्व सिद्ध है, पारमार्थिक है। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। अगर स्वतंत्रता अगर नहीं है, ये जन्म सिद्ध अधिकार, इसी के कारण मनुष्य मनुष्य है। सारी मूल्य चेतना उसकी, सारी उसकी खोजें इसी पर आश्रित है। अगर वो इस स्वतंत्रता के मूल्य उसे छिन जाता है या छिनने देता है, वो क्या, कहाँ से वो मूल्य चेतना काम करेगी उसकी? निर्मल जी के शब्द इस्तेमाल करें हम, कह रहे हैं वो कोई सत्ता, कोई संविधान मनुष्य को स्वतंत्रता नहीं देता, किंतु सिर्फ उस स्वतंत्रता बोध को अक्षुण्ण रखने में मदद करता है, जो कि मनुष्य होने के नाते उसे पहले से प्राप्त है। इसी प्रतीति में से ये बात निकलती है कि जब कोई शासन सत्ता किसी व्यक्ति को उसके आत्मा अभिव्यक्ति के अधिकार से वंचित करती है, तो वह संवाद की उस मूल प्रतिज्ञा को ही ठेस पहुंचाती है, जिसके रहते एक आदमी की आवाज़ दूसरे आदमी तक पहुंचती है, और फिर वो वापस मुड़ कर के दूसरे तक जाकर फिर अपने को भी पहचानता है। तो ये जो दूसरे तक पहुंचने की और वापस मुड़कर फिर अपने को पहचानने की बात आती है, ये आप मित्रों देखेंगे, देखा ही होगा आपने, कि निर्मल वर्मा के रचना दर्शन और जीवन दर्शन दोनों के लिए बुनियादी महत्व रखती है। इसी सिलसिले में आप निबंध पढ़े ही होंगे, लेकिन मैं फिर याद दिला रहा हूँ आपको
फिर से पढ़िए। एक निबंध का शीर्षक है संवाद की ज़रूरत। मैंने ऐसा संवादी व्यक्तित्व लेखकों में तो भैया देखा नहीं। एक निबंध का शीर्षक ही है उनका संवाद की ज़रूरत। बहुत भीतर से वो बोल रहे हैं उसमें, वो हैं खुद संवादी हैं, संवाद की जीनियस है उनमें, संवाद की प्रतिभा है। मनुष्य की स्वतंत्रता का स्रोत निर्मल जी के मुताबिक केवल व्यक्ति की आत्मा ही हो सकती है, किंतु उसका ऐसा कोई राजनीतिक दर्शन नहीं है जो कि इस आत्मा को या आत्म को, सेल्फ कहते हैं जिसे, उसको ठीक ठीक परिभाषित कर सके। बताइए मुझे अगर है तो कोई, मुझे तो नहीं मिलता। आप लोकतंत्र को ही देख लीजिए, लोकतंत्र का वर्तमान जैसा दिखाई पड़ता है उसमें भी मनुष्य क्या है, क्या साध्य, मनुष्य के साध्य वाली बात महत्वपूर्ण है। वहाँ मनुष्य भी साधन ही है। वहाँ वो बहुत क्या कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बद्रीनाथ तक 4 लेन बना देंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा इससे, उल्टा ही होगा। मुझे तो परेशानी, कोई प्रसन्नता नहीं हुई इस समाचार से, ये कोई उपलब्धि है। निर्मल जी के लिए धर्म किसी डॉगमा या मतवाद का रूप में नहीं, बल्कि सर्वव्यापी संलग्नता के बोध के रूप में ही मूल्य रखता। मैं तो इस फ्रेज को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, सर्वव्यापी संलग्नता, बड़ा पेट फ्रेज है ये निर्मल जी का। यही है भारतीय दर्शन, सर्वव्यापी संलग्नता का बोध, खाली तथाकथित मानववाद नहीं, मैन सेंटर्ड यूनिवर्स कतई नहीं, सर्वव्यापी संलग्नता बोध। यही वो बोध है, निर्मल जी कहते हैं, जो कि मनुष्य को चिरकाल से सृष्टि के साथ जोड़ता आया है। इसी को भी धार्मिक बोध कहते हैं। और ये भी जोड़ते हैं कि यह बोध उस दरार, उस विभाजन के घाव को भरता है जहाँ प्रकृति की पवित्रता और मनुष्य का संपूर्णता बोध दोनों खंडित हो गए हैं आधुनिक युग में। ये आधुनिक युग की असल ट्रेजेडी, आधुनिक युग की उपलब्धियों के सामने चमत्कार चौंधियाई हुई हमारी आंखें ये नहीं देखती हैं कि कितना बड़ा मोल हमने चुकाया है इसका। सर्वव्यापी संलग्नता का बोध ही नष्ट होने दिया है हम। ये भी देखिए कि निर्मल जी किस तरह भारतीय बुद्धिजीवियों के आत्मछल को, दूसरों के साथ आदमी क्या छल करता है ये तो हम बड़ी आसानी से देख लेते हैं, खुद अपने साथ छल करने की कितनी प्रतिभा हम में है ये बहुत कम लोग देख पाते। हमारा देश, निर्मल जी कहते हैं, भले ही क्रांतिकारी मरीचिकाओं के समूह से मुक्त रहा हो, यहाँ ऐसे बुद्धिजीवियों की कमी नहीं है जो लेखक की स्वतंत्रता को ही शक की नज़र से देखते रहे। हमने देखा है, भुगत रहे, साफ देख रहे हैं, ये कोई खाली किताबी बात नहीं है। ये सही है कि एक भूखा आदमी रोटी की कामना पहले करता है, स्वतंत्रता की कल्पना बाद में, किंतु इससे रोटी और स्वतंत्रता को दो विरोधी विकल्पों में, आइदर दिस और दिस, ऐसे नहीं किया जा सकता। ऐसा अगर आप करते हैं तो बहुत डेंजरस आत्मछलना से ग्रस्त हो जाते हैं आप, जिसकी भयानक परिणति आप देख चुके हैं, सोवियत समाज में देख चुके हैं, भौतिक सुविधाओं की खातिर और जगह भी देख चुके हैं। भौतिक सुविधाओं की खातिर मनुष्य की वैचारिक स्वतंत्रता का बलिदान किया गया तो वह न केवल उससे वंचित हुआ, बदले में उसे उस ह्यूमन डिग्निटी से, मानवीय गरिमा से भी हाथ धोना पड़ा, जो कि मनुष्य होने के नाते उसके पास पहले से मौजूद थी, सारी गरीबी और विपन्नता के बावजूद। किंतु क्या भारत का संगठित राजनीतिक प्रबुद्ध वर्ग इतिहास से कुछ भी सबक सीखने के लिए और अपनी परिस्थिति का स्वतंत्र मौलिक प्रत्युत्तर खोजने को तत्पर दिखाई देता है आपको? यह हमारा नहीं, खुद निर्मल वर्मा का सवाल है कि क्या स्वतंत्रता के बाहरी साधन मौजूद हो जाने भर से
हमारी चेतना सचमुच स्वाधीन हो जाती है। निर्मल जी इस तथ्य से अच्छी तरह अवगत है, अच्छी तरह परिचित हैं वो, कि स्वतंत्रता लेखन की बुनियादी शर्त और प्राथमिक मर्यादा भले ही हो, वो अपने आप में श्रेष्ठ लेखन की गारंटी नहीं है। ये भी जानते हैं वो अच्छी तरह से, साफ कह रहे हैं। और ये भी जानते हैं, उन्हीं के शब्द हैं ये, कि जिस समाज में आत्माभिव्यक्ति की आज़ादी तो हो, लेकिन खुद उसका आत्मबोध, मैं कौन हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा सवाल, महाप्रश्न है, मैं कौन हूँ, ये अगर नहीं है आप में, तो आपकी सारी प्रश्नाकुलता बौद्धिक अय्याशी के सिवा कुछ नहीं है। तो जिस समाज में ये आत्मबोध ही धूमिल पड़ जाए, ये सवाल ही पूछना बंद कर दें लोग, उठे ही नहीं आपके मन में, तो वो समाज है क्या है? वो आत्महीन, स्मृतिहीन व्यक्तिगत इकाइयों का एक झुंड है, बस। समाज कैसे कहें उसको? मानव समाज। ये तो उचित होगा कि इस लेख का समापन भी हम निर्मल जी के ही शब्दों से करें, उनकी अपनी आवाज़ में, जिसमें उनकी इस आत्मखोजी स्वतंत्रता की तथा साहित्य और साहित्यकार की सामाजिक भूमिका संबंधी चिंता भी उनकी निष्कवच खुली संवेदना और बुद्धिमत्ता के भीतर काफ़ी कुछ स्पष्ट अभिव्यक्ति पा सकी है। निर्मल जी कहते हैं, ये उनका कोटेशन दे रहा हूँ मैं, लंबा कोटेशन है, यह अतिशयोक्ति न होगी अगर हम कहें कि सेल्फ की खोज ही अंततः एकमात्र धार्मिक प्रयास है जिसे पश्चिम के धर्मनिरपेक्ष समाज में कला सर्वाधिक सशक्त रूप में अभिव्यक्त करती है। उसके अभाव में समूची लेखकीय स्वतंत्रता के बावजूद लेखकीय कर्म अन्य व्यवसायों की तरह मात्र मनोरंजन व्यवस्था का अंग बनकर रह जाता है। यह एक ऐतिहासिक विडंबना है कि भारतीय समाज, जो कि अपेक्षाकृत अपनी धार्मिक परंपरा से ज़्यादा गहरे स्तर पर जुड़ा है, वहाँ भारतीय लेखक का कलात्मक संघर्ष इस परंपरा को ठुकरा करके अपने आत्मबोध को झुठलाते हुए एक ऐसी आइडेंटिटी को उपलब्ध करने को होता है जो कि उसे वैसे ही स्वतंत्र करे जैसी स्वतंत्रता वो यूरोपीय समाज में देखते, उनकी नकल करता है। कैसा पैराडॉक्स है ये! इस पैराडॉक्स को अनदेखा कर देता लेखक कि खुद यूरोपीय लेखक अपनी स्वतंत्रता का उपयोग सेल्फ की खोज में करते हैं। यही वहाँ के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है, जो कि आपको उस साहित्य को पढ़ने, उसमें गहरे डूबने की प्रेरणा देती है, जो आपका आज का धर्म भी नहीं दे सकता। आपका धर्म भी जिस स्वतंत्रता की खोज को सेल्फ, वहाँ का साहित्य ज़्यादा ईमानदारी से, ज़्यादा डायरेक्टली, क्योंकि जेन्युइन है, वो मौलिक खोज है, खाली किताबी रिश्ता नहीं है। सहज रूप में आपको अपनी परंपरा से प्राप्त है भारतीय लेखक को, लेकिन आधुनिकता की झोंक में वो मार्क्सवादी शब्दावली में अगर कहा जाए तो उसके बाद वही टुटके टुच्चे वही सिक्के हैं जो उनको उछालता है वो। तो उस परंपरा के, उसके लिए सामंतवादी ब्राह्मणवादी परंपरा की देन मान करके जल्दी से जल्दी नष्ट कर देना चाहता है वो, ताकि आधुनिक बिरादरी में मिल जाए। ये है, हम ये भूल जाते हैं कि परंपरा से मुक्त होने पर भले ही स्वतंत्र हो जाएं, हम उस आत्मबोध से भी वंचित हो जाएंगे जिसके बिना कैसी भी स्वतंत्रता खोखली हो जाती है। ये कोटेशन पूरा हो गया निर्मल जी का। तो अब मित्रों, आप देख रहे हैं, ये आह्वान है हिंदी की सात्विक कठोरता का, प्रामाणिक प्रतिनिधित्व करने वाले लेखक का, अपने समकालीनों और परवर्ती समान धर्माओं के लिए, कि वे खुद को अपनी खुद बुलाई गई ट्रेजेडी, खुद बुलाई गई विडंबना से उबारने की दिशा में सचेष्ट हों। ये है निर्मल वर्मा के
सारे विचार परक लेखन का, गद्य का स्वर। क्या हम इसे अब भी अनदेखा और अनसुना करने के लिए ही अभिशप्त हैं? अब मैं उनके निर्मल वर्मा का गद्य उनके निबंधों में ही नहीं, उनकी डायरी में, उनकी चिट्ठियों में भी एक दो मैं उदाहरण आपको देता हूँ कि किस तरह के वो व्यक्ति थे। कैसे बात करते थे, वो बातचीत की शैली उसकी आपने देख ली, सुन ली। अपने मित्रों के साथ, बच्चों के साथ किस तरह का एक आदमी, एक लेखक, खास तौर से सभी लेखकों का, सभी मनुष्यों का ये मानदंड है कि वो बच्चों के साथ कैसे रहते हैं, कैसे बात करते हैं। अपने मित्रों के साथ मैत्री की प्रतिभा, आप हंसेंगे कि ये कौन सी बात हुई, मैत्री करने के लिए क्या प्रतिभा चाहिए? हम सब में होती है ये, तो दोस्त कौन नहीं बनाता। लेकिन जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं ना, इनके संपर्क में आते हैं, निर्मल वर्मा जैसे लोग, तब हमें पता चलता है कि मैत्री के लिए भी प्रतिभा चाहिए। सही आदमी की पहचान, उसके साथ सही रिश्ता बनाना, उसके अंतरतम को, स्वभाव को अचूक परख के साथ सहेजना, उसे प्रेरित कर सकना, उसके साथ सचमुच का संवाद कर पाना, हर कोई नहीं करता। ज़्यादातर हमारी दोस्तियाँ ऐसी उड़ाऊ फुकाऊ दोस्तियाँ होती हैं, वक्त काटने के लिए, रंग जमाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए। पत्र लेखक के रूप में भी निर्मल वर्मा, आपको पता ही होगा कि जो क्रिएटिव वर्ड होता है, उसके जो सबसे वर्दी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, समर्थ प्रयोक्ता होते हैं, उनको अंग्रेजी में मैन ऑफ लेटर्स कहा जाता है। मैन ऑफ लेटर्स, तो थोड़ा आप खेल कर सकते हैं इसके साथ, मैन ऑफ लेटर्स। तो ज़रूरी नहीं है कि वे मैन ऑफ लेटर्स सचमुच में अक्षरशः भी मैन ऑफ लेटर्स हो। ज़रूरी नहीं कि हर साहित्यकार चिट्ठियों में अपने को उस तरह से व्यक्त करे जिस तरह से वो, जिस गंभीरता से अपने को अपने कहानियों में या अपने उपन्यास में, कविता में व्यक्त, ज़रूरी नहीं है। लेकिन होते हैं लोग ऐसे, उनकी चिट्ठियाँ भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितना उनका शेष साहित्य। जैसे वर्जीनिया वुल्फ थी, कई 10-50 नाम में ले 10, कम से कम 8-10 नाम तो मैं ले ही सकता हूँ, बड़े बड़े लेखन। जो पत्र लेखन भी उनका महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ ही कई ऐसे, स्वयं अज्ञे जी, निर्मल जी, है ना, मलेज थे, कई। मेरे एक दोस्त ने बातों बातों में मुझसे कहा था, यू आर ए मैन टॉकिंग टू योर सेल्फ वाइल आई एम ए मैन टॉकिंग टू अदर्स। उस वक्त मुझे उनकी बात बड़ी जोरदार लगी थी, पर अब उसे लेकर मैं आश्वस्त नहीं हूँ। इस तरह का विभाजन बहुत काम का नहीं है।
सृजनात्मक स्वभाव क्या होता है? बात ही तो करता है लेखक भी। किससे बात करता है? क्या वो अनिवार्यता आत्मसंवादी नहीं होता? दूसरों के साथ भी संवादी, वो भी आता है उसके उसमें। मेरे प्रिय कवि विलियम बटलर येट्स ने एक जगह कहा भी है, आउट ऑफ आवर क्वेरल विद आवर सेल्फ वी क्रिएट पोएट्री, आउट ऑफ आवर क्वेरल विद आवर सेल्फ वी क्रिएट पोएट्री, आउट ऑफ आवर क्वेरल विद अदर्स वी प्रोड्यूस रेटरिक। कितनी सचोट बात है, ज़रा सोचिए इस पर। यानी जब हम अपने आप से झगड़ते हैं तो कविता रचते हैं, जब दूसरों से झगड़ते हैं तो अपनी वाग्मिता का, चुस्त बयानी का प्रदर्शन ही का, उसका ही सुख उठाते हैं, उसी का प्रदर्शन करते हैं। ये क्या यूं ही कह दिया उसने? मुझे अपने गुरु, स्थानीय कवि, आलोचक स्वर्गीय विजय देव नारायण शाही की कही हुई बात याद आ रही है कि आज के समय में यह आंतरिक एकालाप एक बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी की तरह महसूस होता है। शाही जी चाहते थे कि ये आंतरिक एकालाप उनकी कविता को ही निर्मित करे, कवि व्यक्तित्व को नहीं। निर्मल जी के यहाँ मुझे लगता है वो दोनों को निर्मित करता है, उनके कथा कृतित्व को भी, उनके सहज संवादी और चिट्ठी पत्री करने वाले व्यक्तित्व को भी। निर्मल जी को हमने तो कई सभा संगोष्ठी में देखा है, जितना वो सबके साथ होते थे उतना ही अपने साथ भी होते थे। ये उनको सुनने का ये मज़ा एक अलग ही था। अंतर्मुखता की शर्तों पर ही पर्याप्त बहिर्मुखता का निर्वाह करते थे वे। यही खूबी उनकी चिट्ठियों में भी है, यही उन चिट्ठियों के भी सुर को, उसकी लय को निर्धारित करती है। निर्मल वर्मा उन बहुत बिरले लेखकों में थे जो नितांत पब्लिक ओकेजन्स में भी, बड़े सार्वजनिक अवसरों पर भी अपना निजी चेहरा नहीं खोते। आप सोचिए इस बात पर, कितने लोग हैं जिनके बारे में आप ऐसा कह सकते हैं। निर्मल वर्मा उन बिरले लेखकों में से थे जो निहायत सार्वजनिक अवसरों पर भी अपना निजी चेहरा नहीं खोते, बराबर कायम रखते हैं बिना किसी एफर्ट के, अनायास। कितनी बड़ी बात है, जानने वाले ही जानते हैं इसको। प्राइवेट फेसेस इन पब्लिक प्लेसेस बड़ी प्रसिद्ध काव्योक्ति है ये, प्राइवेट फेसेस इन पब्लिक प्लेसेस। ये जो मुहावरा है ना किसी कवि का ही, ये उन पर बड़ा सटीक बैठता था। किंतु ये प्राइवेट चेहरा निर्मल वर्मा का सदा बड़े व्यापक सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारों से ही संवेदित रहा आया। एक नैष्ठिक बुद्धिजीवी का पूरा चरित्र था उनमें, उनमें अपना स्टैंड लेने और उस दृढ़ता से कायम रहने का मॉरल और स्पिरिचुअल करेज था। नैष्ठिक आध्यात्मिक साहस, ये उनमें था, जो कहना बड़ा आसान लगता है ना, होता नहीं है। वे भोपाल के निराला सृजन पीठ के निदेशक के नाते काफ़ी अरसे तक यहाँ रहे, तो हमारा मोहल्ला ही था वो, तो रोज़ ही मिलना जुलना होता था। खूब बातचीत हुआ करती थी, कई लोग आते थे। दो एक अवसर पर मैंने देखा कि सामने वाले का आत्मतुष्ट अड़ियलपन उनमें बड़ा उग्र प्रतिक्रिया को भी उकसा सकता था। इतना एकांत निजी, फिर भी इतना सार्वजनिक, इतना तात्कालिक अर्जेंट, फिर भी इस कदर बरसों के आर पार सुनाई देती आवाज़ उनकी, वैसी अक्षय अम्लान आवाज़। साहित्यकार के सिवा और किसकी विभूति है ऐसी जो कि इस पैराडॉक्स को वहन कर सके। तमाम अंतर्विरोधों को अपने सेंटर में आमंत्रित करके उन्हीं के भीतर से अपनी जीवनानुभूति का, जगत गति का भी मर्म रच सके।
ये छुरे की धार पर चलने जैसा कठिन है। लेकिन साहित्यकार अगर ये नहीं कर सकता तो साहित्यकार नहीं है वो। अब चिट्ठियों से ज़्यादा कच्चा तात्कालिक क्षणभंगुर चीज़ क्या हो सकती है? चिट्ठी क्या आदमी इसलिए लिखता है कि वो पढ़ी जाएगी दुनिया के द्वारा? कोई चिट्ठी लिखने वाला ये कल्पना भी उसके दिमाग में नहीं आती है कि ये पब्लिक चीज़ बन जाएगी कभी कभी। ये सोच, नहीं तो चिट्ठी का चिट्ठीपनी नष्ट खत्म हो जाए, फिर काहे की चिट्ठी हो। लेकिन बचे हैं पत्र, बचाए गए हैं। मुझे याद है निर्मल जी से, मैं याद करने की कोशिश करता हूँ कि निर्मल जी से मेरी पहली मुलाकात कब हुई थी। मैं मॉडल टाउन में, तब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना भी उसी मोहल्ले में रहते थे। वो आए, बोले चलिए रमेश जी आपको घुमा लाते हैं, बहुत ज़ोरदार जलसा हो रहा है। निर्मल वर्मा चेकोस्लोवाकिया से लौटे हैं, तो उनके स्वागत के लिए गोष्ठी उनके प्रकाशक ने अपने छत पर बुलाई है। चलिए वहाँ बढ़िया बियर भी होगी, सब इंतज़ाम है, मज़ा आएगा। तो मैं गया। ओम प्रकाश जो प्रकाशक थे ना, उनके घर मेल में एक और प्रतिभा भी थी जिसे मैंने मैत्री की प्रतिभा कहा है। हर एक में नहीं होती है ये। उनसे सीधे संपर्क का अवसर मुझे कहाँ मिला? सबसे पहले रानीखेत में। एक अत्यंत प्रीतिकर आश्चर्य था मेरे लिए वो। तब उन्होंने अपने भाई राम कुमार से लेकर के मेरा उपन्यास गोबर गणेश तभी ताज़ा पढ़ा था। उस भेंट के दौरान, पहली भेंट थी मेरी, लेकिन जिस अंतःस्फूर्त गुणग्राही संवेदनशीलता के साथ उस उपन्यास पर अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने मुझे जताई, पहली भेंट थी उनसे मेरी वो मेरे लिए अविस्मरणीय अनुभव था। उसके साथ नियमित पत्राचार का सिलसिला तब शुरू हुआ जब उनकी लालटीन की छत पर मेरी लिखी हुई आलोचना को पढ़ करके उन्होंने अपनी ओर से उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। वो भी उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखी। अपनी आलोचना के बारे में भी इस तरह से बात कर सकना जैसे वह किसी और के बारे में लिखी गई हो, ये विशेषता सब में नहीं होती है। जब कभी वो देश या विदेश से पत्र लिखते थे तो उस पत्र में उस जगह की खुशबू अपने आप आ जाती थी। सेल्फ रिवीलिंग पत्र होते थे, आत्मोद्घाटक पत्र होते थे, लेकिन स्वकेंद्रित नहीं। जैसा व्यक्ति उनकी चेतना के फोकस में है वैसे ही उनकी आवाज़ उसी मुताबिक ढल जाती। सामने वाले के साथ ऐसी समस्वरता, परफेक्ट ट्यूनिंग जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, वो निर्मल जी को सहज सिद्ध थी। बहुत कम लोगों को होती है ऐसी। वे अपने पत्रों में भी उतने ही सीरियस होते हैं जितने अपने लेखन में, किंतु ये सीरियसनेस एक कलाकार की सीरियसनेस है, किसी नीरंग मताग्रही बौद्धिक की सीरियस नहीं। उनके पत्रों में भी उनकी बातचीत की तरह उनका सेंस ऑफ ह्यूमर झलकता है, जो कि बड़े अचूक मात्रा ज्ञान है उसमें। सेंस ऑफ प्रोपोर्शन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, मैं मात्रा ज्ञान कहता हूँ उसके, वो है, वो था उनमें। कम लोगों में होता है ये। कलाकार भी तो अन्य बुद्धिजीवियों की तरह अपने बचपन को, कैशोर्य काल को लाग कर ही एडल्ट होता है ना, लेकिन उसके साथ फर्क ये है कि ये अवस्था एकदम विस्मृत या सुपरसीड नहीं हो जाती। अवसर उपस्थित होते ही उनका जो बचपन वाला जो इनोसेंस और क्यूरियोसिटी प्रकट होती। यह निर्मल जी में था, इसलिए बच्चों के साथ बड़ी बनती थी उनकी।
बहुत याद में एक आध आपको उदाहरण सुनाता हूँ। बताने के लिए हाँ, ये एक मेरी डायरी का हिस्सा है जिसमें मैंने निर्मल जी के साथ एक बातचीत को एक ऐसे ही इनफॉर्मली मैंने टांगा। कई हैं, मेरी समझ में नहीं आता उसमें एक जो पूरा वो जी पढ़ आपके तसल्ली के लिए पढ़ता हूँ। ये डायरी है फरवरी 1982 की। बाग का संगीत लगा करके निर्मल जी चुपचाप अकेले अपने बरामदे में बैठे हुए थे। पहले ही अंदाज हो जाता तो मैं बाहर से ही लौट जाता। संगीत में डूबे हुए आदमी का एकांत भंग करने का साहस मैं भी नहीं चाहूँगा कोई डिस्टर्ब करे जब मैं अपना प्रिय संगीत सुन रहा हूँ। तो मैं काहे को ये वैसे कोई इधर आने की बात थी नहीं। अभी कल ही तो उनके यहाँ आधी रात तक बैठक जमी थी। हम लोग अक्सर निर्मल जी से कहते भी हैं कि यहाँ आपका बहुत घेराव होता है, बहुत तंग करते हैं हम लोग आपको, आप अपनी रक्षा का उपाय ढूंढिए। ये हम कहते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा विघ्न हम मचाते हैं, सबसे ज़्यादा हम डिस्टर्ब करते हैं। हुआ ये था कि घर के लोग गए थे घासीराम कोतवाल देखने। कक्कू छोटी थी, छोटी बेटी हमारी, तो वो मेरे साथ थी। घूमने जाने की ज़िद कर रही थी, तो नवीन के घर ले गया। सोचा वहाँ बच्चे हैं, इसका मन लग जाएगा, लेकिन उसके वहाँ ताला लगा हुआ था। फिर तालाब के किनारे टहलते रहे हम लोग। लौटते हुए कक्कू ने ज़िद पकड़ ली, निर्मल काकू के यहाँ चलो। अब मुझे निर्मल जी कल बता चुके थे कि भैया हम तो कल हमको मजरूह सुल्तानपुरी का काव्य पाठ सुनने जाना है। तो मैंने कक्कू से कहा भाई वो नहीं मिलेंगे घर में, वो कहीं जाने वाले हैं। पर कक्कू जिद पर अड़ गई, चलो चलते हैं, अगर ताला लगा होगा तो वापस आ जाएंगे, चलो तो सही। संयोग की बात, ताला वाला कुछ नहीं लगा था। निर्मल जी घर पर ही थे और फाटक खुलने की आवाज़ सुनते ही आइए आइए कहते वो उठ खड़े हुए। हम लोग उनकी बैठक में दाखिल हो गए। संगीत चलने दें या बंद कर दें? निर्मल जी ने कक्कू से पूछा, मुझसे नहीं, कक्कू से। कक्कू ने दो अर्थ वाला सिर हिला दिया, जिसका अर्थ हाँ भी होता था और नहीं भी होता था। कोई दूसरा रिकॉर्ड लगाएं, शास्त्रीय संगीत ये सब उससे बोल रहे हैं वो, शास्त्रीय संगीत सुनोगी या यही? उतनी ही गंभीरता से निर्मल जी ने उससे फिर पूछा। कक्कू ने फिर सिर हिला दिया, जिसका अर्थ ये था कि तुम्हें जो सुनाना हो सुनाओ, हम तुमसे मिलना चाहते थे, तुम मिल गए, अब हम आराम से यहीं बैठेंगे जब तक मन होगा, तब तक सब चलेगा। निर्मल जी ने संगीत थोड़ा धीमा कर दिया और भीतर जाकर रेड इंडियंस पर एक मोटी सी सचित्र पुस्तक उठा लाए। लो मुनिया, ये तुम पढ़ो, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा इसमें। किताब उसे पकड़ा कर वे फिर भीतर चले गए और एक नया कैलेंडर उठा लाए। मुनिया, जब किताब ख़त्म कर लो तो ये कैलेंडर देखना, तुम्हारे लिए लाया हूँ मैं, इसमें सब बड़े बड़े चित्रकारों के चित्र छपे हुए हैं। कक्कू ने मौन गंभीरता के साथ देवमूर्ति की तरह इस सारी पूजा और प्रसाद को ग्रहण किया और आराम से गोल तकिए के सहारे उठकर किताब उलटने लगी। समझ में आया कि क्यों आखिर इसे निर्मल काकू इतने अच्छे लगते हैं। इतना महत्व या तो उसे स्वामीनाथन के यहाँ ही मिलता होगा या फिर निर्मल वर्मा के यहाँ। मैंने निर्मल जी से कहा, निर्मल जी, आप पास शोपा हो
तो उसका नॉकटर्न लगाइए। उन्होंने कहा रमेश जी नॉकटर्न तो नहीं है मेरे पास, एक दूसरी चीज़ है, शोपा की ही है, वो लगा देता हूँ। अच्छा, तो आपको भी शोपा पसंद है? मैं चुप रहा। पाश्चात्य संगीत सुनने का अभ्यास मुझे बहुत कम है, पर जब भी सुनने का मौका आता है तो अच्छा ही लगता है। शास्त्रीय संगीत उनके यहाँ भी है, तो सुनने लगे। शोपा का लगा दिया उन्होंने। लेकिन क्या हम शोपा का संगीत सुन रहे थे? कम से कम घंटा भर बैठे होंगे हम वहाँ। तो क्या उतने समय वो रिकॉर्ड भी चलता? क्या सचमुच हम सुन रहे थे? हम तो लगातार बातचीत करते रहे थे। शोपा का संगीत तो पृष्ठभूमि में चला गया था, और हमारी बातचीत का भला संगीत से क्या संबंध था? कुछ भी तो नहीं। तो भी ये कैसे कहा जाए कि पृष्ठभूमि में ही सही शोपा का संगीत अपना असर नहीं कर रहा था। पता नहीं कैसे बात छिड़ी, पर शायद अशोक जी का नौकर, अशोक वाजपेयी का नौकर वॉल्टर बेन्यामिन की किताब देने आया था, उसी पर से बात छिड़ी। मैंने निर्मल जी से कहा, ये मैंने किताब अशोक से लेकर ही पढ़ी थी बहुत पहले, जब मैं सीधी में था, और वे भी वहीं आगे थे कलेक्टर बन के। तब तो बड़ी टफ लगी थी मुझे ये किताब। अब शायद पढ़ूं तो कुछ समझ पाऊँ। निर्मल जी कहने लगा, अरे आप टी.एस. एलियट के स्कॉलर हैं, लाफार लिविस को इतनी अच्छी तरह पढ़ा है आपने, क्या कारण है कि आपको बेन्यामिन टफ लगे? कुछ और बात होनी चाहिए। हो सकता है बेन्यामिन के जो कंसर्न्स हैं, सरोकार हैं, वो आपके सरोकार आलोचना में नहीं पढ़ता ज़्यादा। बहुत कम आलोचकों को पढ़ा है मैंने। निर्मल जी ने इस पर बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया। बोले, 20वीं सदी की एंग्विश को समझने के लिए वॉल्टर बेन्यामिन अनिवार्य लेखक है। अब पढ़िए, अब टफ नहीं लगेगा आपको। आप तो खुद भी तो आलोचना लिखते हैं। फिर उनको हंसी आ गई, बड़े मज़े से हंसते थे, वो आवाज़ नहीं होती थी उनकी हंसी में, हल्की सी होती थी। बोले, कवि या उपन्यासकार को तो ये हक है कि वह जिसे पसंद न करे न पढ़े, लेकिन आलोचक को ये हक नहीं है। ने भी हंसी में योग देते हुए उन्हें ऑर्डन की वो प्रसिद्ध कविता सुनाई, जिसमें वो कहता कि कवि अपनी पसंद नापसंद से चल सकता है, अफोर्ड कर सकता है, लेकिन उपन्यासकार नहीं कर सकता। उपन्यासकार को तो हर किसी को, बुरे से बुरे को भी न केवल झेलना पड़ता है, बल्कि उससे सीखना भी पड़ता है। ही जस्ट कैन नॉट अफोर्ड टू हेट इवन पीपल whom he doesn't like। ये कविता भी लिखी है इस बार, ऑर्डन की कविता है। A novelist is one who must in his own person, if he can, dully put up with all the wrongs of man। उपन्यासकार अपनी पसंद नापसंद से चलना अफोर्ड नहीं कर सकता, उसे सबको सहना होगा, सब तरह के लोगों को, तभी उपन्यास लिख सकता है। निर्मल जी को इस कविता को पढ़े होने की याद नहीं थी, पर उन्हें मज़ा आया। उन्होंने कहा कि आर्डन वैसे मेरी पसंद का कवि रहा नहीं, ज़्यादा ही बौद्धिक तार्किक किस्म की कविता है उसकी, फिर भी उसकी ईमानदारी और इंटेलेक्चुअल करेज की मैं तारीफ़ करता हूँ, जिसके चलते वह मार्क्स और फ्रायड दोनों के चक्रव्यूह से बाहर निकल करके खुले में आ सका। बोले, निर्मल जी, आधुनिक आलोचना में बड़ी ज़बरदस्त बौद्धिक ऊर्जा दिखाई पड़ती है, पिछले युगों से कहीं ज़्यादा। लेकिन क्या आप नहीं सोचते कि इसी कारण वे एक खतरनाक ढंग से स्वायत्त भी हो गई है? आलोचना के लिए आलोचना, क्या आलोचना का इस तरह रचना से स्वतंत्र अपनी अलग धुरी बना लेना, उस पर घूमने लगना साहित्य के हक में है? अब मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा कि ये बात ठीक होते हुए भी इसलिए ठीक नहीं लगती कि आलोचना भी आखिर साहित्य की ही एक विधा है। जैसे उपन्यास है, कविता है, आलोचना भी साहित्य की एक विधा है। वो गरीब रिश्तेदार नहीं है कविता या उपन्यास की, गरीब बिरादर, वो भी एक विधा है अपने आप में, अपनी गरिमा,
अपनी तेजस्विता लिए। तो अन्य विधाओं में तो हो रहे बड़े से बड़े परिवर्तन को आप स्वीकार कर लेते हैं, और आलोचना आप चाहते हैं कि बस वो लेखकों का कीर्तन करती रही, बस हो गया और कुछ ना करे, अलग से अपनी कोई पहचान न बनाए, अपनी इंटेलेक्चुअल पहचान न बनाए। ऐसे कैसे हो सकता? अचानक निर्मल जी ने बीच में ही मुझे टोका, अरे वो कौन सी कविता थी जो आपने एक बार मुझे सुनाई थी येट्स की, जिसमें टोमास मान के उस प्रसिद्ध वक्तव्य पर काव्यात्मक टिप्पणी थी? वो टोमास मान का बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति है, इन आवर टाइम एंड पोइट्री, क्या है वो, भूल रहा हूँ, इज रिटन ओनली इन पॉलिटिकल ईडियम। वो क्या महत्व है पॉलिटिक्स का, आज का कवि ने उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता, ये मतलब है उसका। मुझे याद नहीं आ रहा था, पर मुझे एक दूसरी बात सूझी। मैंने कहा तब तक शायद राजनीति का इतना आतंक कवियों पर हावी नहीं हुआ होगा, और सारी चीज़ों से कविता निपट सकती है बिना अपनी कविताई खोए। जबकि राजनीतिक मतवाद के साथ, आइडियोलॉजी के साथ एक सर्जक, एक कवि उस तरह का रचनात्मक रिश्ता नहीं बना सकता। कविता ही क्यों, रचनात्मक शक्ति मात्र इस उलझाव से मर्माहत होती है। सार्थ को ही देख लीजिए, कहाँ ला नौसिया का सात्र और कहाँ बाद का सार्थ, जबकि उसके समकालीन कामों के साथ वैसी विडंबना घटित नहीं होती है। उसका एब्सर्ड उसके रचना केंद्र को नुकसान नहीं पहुंचा सका, जबकि सार्थ का मार्क्सवादी उलझाव उसकी दार्शनिक मेधा को भी ले डूबा। क्यों? माइकोवस्की। निर्मल जी बोल पड़े। मैंने कहा मैंने माइकोवस्की को बहुत कम पढ़ा है, पर पास्टरनाक की एक किताब है संस्मरणों की, सेव करना, बड़ी जोरदार किताब है, आप लोगों को मिले ज़रूर पढ़िए। ये मेरे सबसे यादगार अध्ययनानुभवों में से है वो किताब, सेव कंडक्ट नाम है उसका। उसमें माइकोवस्की की ट्रेजिक डेस्टिनी का बड़ा मार्मिक चित्रण है। उसी के कारण मैंने माइकोवस्की की कविताओं को पहली बार पढ़ा। सेव कंडक्ट के जिक्र से निर्मल जी बड़े उत्साहित हुए। तभी उस येट्स वाली कविता मुझे याद आ गई जो निर्मल जी पूछ रहे हैं। मैंने कहा लीजिए सुनिए, ये है वो कविता जो आप सुनना चाहते। हाउ कैन आई दैट गर्ल स्टैंडिंग देयर, माई अटेंशन फिक्स on Roman or on Russian or on Spanish politics, and maybe what they say is true. A war and war's alarms, but oh that I were young again and held her in my arms. अरे वो कोई और कविता थी, निर्मल जी बोले, ये नहीं, मगर मुझे पक्का पता था कि यही कविता है। टोमास मान का वह प्रसिद्ध वक्तव्य क्या था? वो हमारे समय में मानव नियति खुद को राजनीतिक अर्थों में प्रकाशित करती है। ये प्रसिद्ध वक्तव्य है जिस पर के येट्स ने वो कविता लिखी है। निर्मल जी का कहना था मार्क्सवाद ने भी कुछ बड़े कवियों को उन्मेषित तो किया ही है। बेशक, मैंने कहा, और मार्क्स ही क्यों, डार्विन, नीत्शे, फ्रायड, यूंग, ये सब बहुत बड़े ज़बरदस्त बौद्धिक विस्फोट थे इस युग के। लेकिन आप देखिए वेस्टलैंड और फोर क्वार्टर्स टावर के बाद देखिए अंग्रेज़ी कविता के पास बचता क्या है? या तो ऑडेन की बौद्धिक कविता जो आपको पसंद नहीं है, या फिर डायलन टॉमस की अत्यंत भावुक, अत्यंत इमोशनली इंटेंस कविता। तो बड़ी बौद्धिक घटनाओं से बड़ी साहित्यिक प्रतिभाएं एक रिश्ता बना लेती हैं, मगर आज बड़े विचारों का युग ही नहीं है। बड़े विचारों का, ग्रेट थॉट्स का युग नहीं है ये। आज या तो छिटपुट शोध सनसनियाँ हैं, शोध सनसनियाँ या विज्ञान की हैं, या फिर टुच्ची राजनीति है, फिलोसफी भी सिकुड़ गई है और कविता भी सिकुड़ गई है। आई डोंट एग्री।
निर्मल जी बोले। कहाँ तो आप अभी अभी कह रहे थे कि आज की आलोचना तो को इतना महत्व दे रहे थे, और कहाँ आप कह रहे हैं कि अरे कविता ही तो साहित्य नहीं है। उपन्यास को आधुनिक युग का महाकाव्य कहा है कि नहीं? उसमें क्रिएटिव ऊर्जा की कोई कमी है? मैंने कहा वही तो मैं कह रहा था कि आलोचना भी वैचारिक शून्य को भरने के लिए ही बदली है, तो वो भी आपको स्वीकार करना चाहिए। तब तक कक्कू भी अपनी जगह से उठकर बेचैनी से इधर उधर टहलने लगी थी, और मुँह से विशेष विरोध न जताते हुए भी कई बार मेरे पास आकर इशारा कर चुकी थी कि बस बहुत हुआ, अब उठो। अम्मा और जीजी भी आगे होंगे, आने वाले होंगे, और घर की चाबी हमारे पास है। जब उसकी इन हरकतों को अनदेखा करना असंभव हो गया तो हमारी बातचीत जहाँ की तहाँ रुक गई। पृष्ठभूमि में संगीत अभी भी बज रहा था शोभा का। बीच में जाने कब निर्मल जी दूसरा रिकॉर्ड लगा आए थे। मुनिया कुछ खाओगी? उन्होंने पूछा और अपने नौकर को आवाज़ दी। मैंने मना किया, नहीं नहीं निर्मल जी, इसको नींद आ रही है। निर्मल जी आधे रास्ते तक हमारे साथ आए। कक्कू पूरी तौर पर जग गई थी, मगर पूरी तरह सो चुके होने का बहाना बना के कंधे पर लद गई थी। मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है। हाँ, तो जैसा कि आपने ही देखा होगा, निर्मल जी कोई कोल्ड इंटेलेक्चुअल नहीं थे। अंततः वे, जैसे वर्जीनिया वुल्फ के बारे में किसी ने लिखा है ना, बहुत बड़े आदमी ने लिखा है, वर्जीनिया वुल्फ ने कोई कविता नहीं लिखी है, एक भी कविता नहीं लिखी, लेकिन उनकी हर कहानी कविता है। कविता जो काम करती है, कविता की जो टोन होती है, कविता की जो ख़ास अपनी आवाज़ हो, उनकी कहानी फ़र्क, इसीलिए फ़र्क पैदा कर दिया उसने। इतिहास एक नया युग शुरू हो गया हिंदी कहानी का, परिंदे के प्रकाशन के साथ ही। तो ये चीज़ है। तो निर्मल जी का साहित्य की सभी विधाओं से लगाव था। और चिंतन का, ज़रूरी नहीं कि हर लेखक, लेकिन होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। अगर कोई भौतिक विज्ञानी है, वो साहित्य में दखल दे सकता है, और विचारक की दृष्टि से, साहित्य के विचारक की दृष्टि से महत्वपूर्ण जगह बनाता है, जैसे विपिन अग्रवाल ने बनाया। मेरा उनके साथ बहुत नज़दीकी, बहुत संबंध था। मैं जानता हूँ कि वो कोई ऐसा विचार, ऐसी आलोचना ऐसा लिख नहीं सकता अगर वो, और फिजिक्स का होने के कारण, फिजिक्स के अंतेवासी होने के कारण ही उनके प्रोज में वो बात है, तो होता है ये। तो निर्मल जी, इस विपिन अग्रवाल तो उनको ज़्यादा पसंद नहीं थे, लेकिन वो खुले हुए थे, उनकी संवेदना खुली हुई थी, और वो सब तरह के ज्ञान के प्रति, विज्ञान के प्रति, लेकिन साहित्य की शर्तों पर, अपने कथाकारत्व की शर्तों पर। और किसी बड़े से बड़े विशेषज्ञ की भी धौंस में आने वाले विचारक नहीं थे। एक साहित्यकार की जो ख़ास अपनी आवाज़, ख़ास अपनी टोन, ख़ास अपनी लय होनी चाहिए ना, अलग से पहचाने जाने वाली, जो और किसी इंटेलेक्चुअल की नहीं होगी, साहित्यकार इंटेलेक्चुअल की होगी, उसके कायल थे वो, और वो उन्होंने सचमुच जिया और निभाया। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस बातचीत को में धीरज से सुना, उसमें भाग लिया। धन्यवाद।
हो गया, 1 घंटा हुआ कि नहीं?